तो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में ज्वार-भाटा की 3 क्लासें कंप्लीट किए हैं और उसमें हमने बात किया था कि ज्वार-भाटा क्या है, ज्वार-भाटा की उत्पत्ति के कौन कौन से कारक हैं। फिर हमने चर्चा किया था कि ज्वार-भाटा के प्रकार क्या होते हैं और अब देखना है कि ज्वार-भाटा से संबंधित या ज्वार उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत भी आए हैं, जिसमें से जो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं हम उस पर चर्चा करते हैं। और इसी क्रम में एक सिद्धांत है संतुलन का सिद्धांत, इक्विलिब्रियम थ्योरी। न्यूटन ने 1687 में ये सिद्धांत दिया था और बताया था, इन्होंने कहा था कि जो महासागर का जल है वो दो बलों के बीच में संतुलित रहता है, और ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। दो बलों के बीच में संतुलित रहता है महासागरों का जल। वो दो बल कौन कौन से हैं? एक तो गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी पर महासागरीय जल को अपनी ओर बांध के रखता है, और एक है अपकेंद्रीय बल जो घूर्णन जनित बल है पृथ्वी का। और इस बल का जो मुख्य कार्य है वो है जल को बाहर की ओर ढकेलना या क्षेपित करना। तो जब गुरुत्वाकर्षण बल अपनी ओर आकर्षित करता है और अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर ढकेलता है, तो इसी के बीच में महासागरीय जल स्थिर बना हुआ है, संतुलित बना हुआ है। अब जब कोई बाहर की शक्तियाँ इन दोनों बलों में से किसी एक बल का समर्थन दे देती हैं या समर्थन प्राप्त कर लेती हैं, तो ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे ये पृथ्वी है और ये महासागर हैं इसके, ये आप देख लीजिए, ये महासागर हैं। संतुलन सिद्धांत कहता है कि ये महासागर को पृथ्वी अंदर की ओर आकर्षित करती है। किस बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल। और इसी सिद्धांत के व्याख्या में ये बात कही गई है कि एक दूसरा बल है जो पृथ्वी पर कार्य करता है, अपकेंद्रीय बल, और वो इस जल को क्या करता है? बाहर की ओर क्षेपित करता है, जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। यानी अब महासागर का जल इन दो बलों के बीच में संतुलित स्थिति में बना हुआ है। लेकिन ज्वार की स्थिति अब कब उत्पन्न होगी? ज्वार कैसे होगा? जब यहाँ पर मून है, इन्होंने बताया है न्यूटन ने अपने सिद्धांत में कि जब बाहर के कोई शक्ति या कोई बल अंदर के अपकेंद्रीय बल का कार्य ही है कि जल को बाहर की ओर फेंकना, तो अब कोई बाहर खड़ा हो और वहाँ से उसको रिसीव कर ले, तो ये काम करता है कोई दूसरा आकाशीय पिंड, और वो है चंद्रमा। चंद्रमा के अंदर भी कर्षण बल है, ये बल यहाँ लगता है और अपकेंद्रीय बल यहाँ से इसको ढकेलता है। परिणाम क्या होता है कि इस जगह पे यानी महासागरों में यहाँ पे ज्वार उत्पन्न होता है। ठीक है, ये होता है ज्वार। और ये अपकेंद्रीय बल है, अपकेंद्रीय बल, और ये चंद्रमा का कर्षण बल है। यानी पृथ्वी पर महासागर दो बलों के बीच में संतुलित स्थिति में बने हुए थे, लेकिन बाहर का कोई शक्ति आ करके इनमें से किसी एक बल का समर्थन प्राप्त कर लिया। गुरुत्वाकर्षण बल का तो समर्थन उसे मिल नहीं सकता, क्योंकि उसका काम है अंदर से चीज़ों को निकालकर अपनी ओर आकर्षित करना। तो यहाँ से समर्थन वही देगा जिसकी प्रवृत्ति होगी कि घर की इन्फॉर्मेशन बाहर निकाल रहा हो, तभी तो कोई बाहर का उसे रिसीव कर पाएगा। तो यहाँ पे ये अपकेंद्रीय बल है पृथ्वी पर, जो महासागरीय जल को बाहर की ओर क्षेपित करता है, और बाहर जब क्षेपित करता है तो बाहर से सपोर्ट करने के लिए चंद्रमा है। दूसरी स्थिति में सूर्य भी है, सन है, ये भी कर्षण बल लगा रहा है, यहाँ से भी अपकेंद्रीय बल निकल रहा है। परिणाम क्या हो रहा है कि यहाँ भी ज्वार उत्पन्न हो रहा है।
इन्होंने कहा कि जो बाहरी शक्तियाँ होती हैं वो सूर्य और चंद्रमा में ही है जो पृथ्वी पर ज्वार उत्पत्ति के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। ठीक है, इनमें से भी चंद्रमा मुख्यतः जिम्मेदार है। तो ये सूर्य का कर्षण बल हो गया, ये मैंने पहले समझा रखा है आपको, सूर्य का कर्षण बल। और ये अपकेंद्रीय बल, ये अपकेंद्रीय बल है। अब यहाँ भी ज्वार उत्पन्न हो रहा है चंद्रमा की वजह से भी और सूर्य की वजह से भी। तो ये सिद्धांत यही बात कहते हैं। ठीक है, कि जब पृथ्वी पर कोई तीसरा बल कार्य करने लगता है तो वो अपकेंद्रीय बल का समर्थन प्राप्त कर लेता है, और अपकेंद्रीय बल का कार्य ही है कि जल को बाहर की ओर क्षेपित करना, और इसी का फायदा उठाते हैं सूर्य और चंद्रमा ज्वार उत्पन्न करने के लिए। उनको लगता है कि महासागरीय जल को अब हम अपनी ओर पूर्णतः आकर्षित कर सकते हैं, जो कि हो नहीं पाता, लेकिन जल जो है वो क्षेपित जरूर हो जाता है उसकी तरफ। इसी क्रम में जो दूसरी थियरी आई ज्वार उत्पत्ति को लेकर के, वो आई थी प्रगामी तरंग सिद्धांत, प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी। इस थियरी को दिया था विलियम व्हेल ने 1842 में, और इन्होंने बात बताई कि ज्वार पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं, यानी एम्फीड्रोमिक पॉइंट पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं, यानी प्रोग्रेस कर रहे हैं। वो किस दिशा से किस दिशा की ओर? पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। और होता क्या है कि जब ज्वार उत्पन्न होता है, ज्वार उत्पन्न होता है तो फिर ज्वार ऊपर जब उठेगा तो उसे नीचे भी आना है, यानी जब सागरों में उभार आया तो अब वो उभार खत्म भी होगा, क्योंकि ज्वार की स्थिति तो बदलती रहेगी हमेशा। चंद्रमा भी गतिशील है, पृथ्वी भी गतिशील है, इस वजह से ज्वार किसी एक स्थान पर टिकेगा नहीं। लेकिन इन्होंने कहा कि जैसे ये महासागर है कोई, ये महासागर है और मून यहाँ पर है, तो यहाँ पे ये अपनी कर्षण शक्ति लगा रहा है, यानी पूर्व में ज्वार उत्पन्न किया इसने यहाँ पे। जब यहाँ पे ज्वार उत्पन्न हुआ तो अब ज्वार की दिशा क्या होगी, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ज्वार हमेशा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर गति करते हैं। ज्वार की दिशा पूर्व से पश्चिम होती है। यहाँ पे जब ये ज्वार गिरेगा तो वो जो तरंग उत्पन्न होगी, जब ज्वार गिरेगा तो तरंग उत्पन्न होगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये बहुत आराम से इस पर समाप्त हो जाएंगे। अब यहाँ पे कोई ज्वार उत्पन्न हुआ है ऐसे, फिर वो गिरेगा, जब गिरेगा तो चौतरफा तरंगें उत्पन्न होंगी, जिन्हें प्राथमिक तरंग कहते हैं या लहर कह सकते हैं आप। तो जो लहर उत्पन्न हुई वो लहर ऐसे उत्पन्न हुई, ये यहाँ पे गिरा, फिर ये लहर जा रही है सीधा, यहाँ कॉन्टिनेंट है, ठीक, यहाँ पे कॉन्टिनेंट है, और इस कॉन्टिनेंट से ये टकरा जाएंगे। जब ये इस कॉन्टिनेंट से टकरा गई, अब ये कॉन्टिनेंट का एरिया मान लीजिए, यहाँ इसको थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, ये महासागर है पूरा, और यहाँ कॉन्टिनेंट से ये जब टकराएंगी तो फिर इनकी दिशा क्या होगी? प्राथमिक तरंग तो यहाँ से उठी थी, प्राथमिक वेव जो है इसकी प्राइमरी वेव, वो इस ज्वार के खत्म होने से उत्पन्न हुई। इस ज्वार के नीचे गिरने से प्राइमरी वेव उत्पन्न हुई थी, जो कि पश्चिम में गति करते हुए यहाँ इस तट पे आ गई, और यहाँ पे जब टकराई तो प्राथमिक तरंग क्या हुई? वही टूट गई। अब द्वितीयक तरंग उत्पन्न हुई, और द्वितीयक तरंग किधर जाएगी? इस दिशा में इस तट के सहारे उत्तर में जाएगी, इस दिशा में तट के सहारे दक्षिण में बढ़ेगी। यही बात व्हेल महोदय ने बताई कि जो ज्वार होता है वो जब गिरता है तो उससे प्राइमरी तरंग उत्पन्न होती है, जिसे ज्वारीय तरंग कहते हैं। इस तरंग को उन्होंने बताया ज्वारीय तरंग। उन्होंने कहा कि ये प्राइमरी होती है जब ये पश्चिम की ओर गति करती है, क्योंकि पृथ्वी पूर्व पश्चिम से पूर्व गति कर रही है, तो कोई भी एक्टिविटी होगी महासागरों में उसकी दिशा क्या होगी? पूर्व से पश्चिम ही होगी, खासकर चंद्रमा के कारण जो उत्पन्न हो रही है। यहाँ तक कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में भी आपको पढ़ाया जाएगा
कि जब महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारकों पे बात करेंगे तो वहाँ पे पृथ्वी की गतियाँ भी जिम्मेदार हैं, और उनमें से यही गति जिम्मेदार है पृथ्वी की घूर्णन, जो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गति करती है। जल चूँकि लिक्विड फॉर्म में है, तरल है, तो इसलिए उसकी प्रवृत्ति होगी कि वो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करना शुरू कर देगा, ऑटोमेटिक है। तो ये दिशा उन्होंने पहले से मान लिया कि ये दिशा यही होगा कि ज्वार जो है वो समाप्त होगा और प्राथमिक तरंग उत्पन्न होगी, और प्राथमिक तरंग की जो दिशा होगी वो कौन सी होगी, पूर्व से पश्चिम होगी। अब चूँकि पश्चिम में पूरा खाली तो है नहीं, पूरा महासागर तो है नहीं, कोई स्थल जरूर मिलेगा, और जहाँ पे कॉन्टिनेंट मिलेगा या स्थल मिलेगा वहीं पे वो तरंग टकरा करके टूट जाएगी। अब जो दूसरी तरंग उत्पन्न हुई उसे उन्होंने द्वितीयक तरंग कहा, और कहा कि द्वितीयक तरंग, ये द्वितीयक तरंग है, द्वितीयक तरंग उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर गति करेगी। ठीक है, द्वितीयक तरंग ये ज्वार है, मुख्य ज्वार जो बना, यानी ये ज्वारीय तरंग है जो टकराई यहाँ से और टूट गई, और अब बना द्वितीयक तरंग। तो पूरे सिद्धांत में इन्होंने यही बात की, यही वजह है, यही आपको मैंने डबल टाइड टाइड के प्रकार मैंने बताया था, डबल टाइड, कि किसी स्थान पे अगर एक साथ दो ज्वार आते हैं तो उसे डबल टाइड कहते हैं, ये प्रकार है। उसकी व्याख्या प्रगामी तरंग सिद्धांत कर रहा है। जब ये तरंग मान लीजिए कि एक ज्वार यहाँ पे उत्पन्न हुआ था, यहाँ पे, तो दूसरा ज्वार यहाँ पे होगा, क्योंकि पृथ्वी तो ऐसे मूव कर रही है ना। दूसरा ज्वार जब यहाँ पे होगा तो पहले ज्वार की प्राथमिक तरंग आई, जस्ट उसके पीछे दूसरे ज्वार की प्राथमिक तरंग आ जाएगी, यानी ज्वारीय तरंग। और ये द्वितीयक तरंग मान लीजिए यहाँ पे कोई खाड़ी है ऐसे, यहाँ ये तरंग पहुँचेगी, उसके जस्ट पीछे द्वितीयक तरंग दूसरे ज्वार की भी पहुँच जाएगी। एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि जब महासागरों में ज्वार उत्पन्न हुआ, मान लीजिए प्रशांत महासागर में ज्वार उठा, ठीक है, ज्वार उत्पन्न हुआ, ये ज्वार नीचे गिरा, तो ऐसा तो है नहीं कि ज्वार की दिशा जो है वो पूर्व से पश्चिम ही रह जाएगी। भाई जो ज्वारीय तरंग होगी वो चारों तरफ फैलेगी, चौतरफा जाएगी, पूर्व से पश्चिम भी जाएगी और उत्तर से दक्षिण यहाँ भी जाएगी, यानी पूरा चारों तरफ ये तरंग फैलेगी। परिणाम इसका यही होता है कि एक तरंग के बाद दूसरी ज्वारीय तरंग पहुंच रही है, उसके बाद तीसरी ज्वारीय तरंग पहुंच रही है, तो मुख्यतः किसी स्थान पे डबल टाइड उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप बना लीजिए। ये सिद्धांत है, एक्सप्लेन मेंस में एग्जाम आ सकते हैं, मेंस एग्जाम में क्वेश्चन शॉर्ट में लिखने के लिए, या फिर प्रीलिम्स में स्टेटमेंट दे सकता है मिलाने के लिए कि कौन सा सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। तो इस तरह से विलियम होयल महोदय ने बताया कि जो ज्वार उत्पन्न होता है और उससे जो तरंगे उत्पन्न होती हैं वो प्राथमिक ज्वारीय तरंगे होती हैं, जो पश्चिम से, जो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर गति करेंगी। और जैसा कि मैंने बताया ग्लोब पे ये कि जब कोई ज्वार उत्पन्न हुआ तो ये उसी स्थान पे जब नीचे गिरा तो इसकी जो ज्वार की जो दिशा है, ज्वारीय तरंगे जो प्राथमिक हैं वो किधर जाएंगी, पश्चिम की ओर आगे बढ़ेंगी। अब चूंकि ऐसा तो है नहीं कि ये सिर्फ पश्चिम की ओर ही जाएंगी, जब कोई ज्वार नीचे गिरेगा तो उसमें जो तरंगे उत्पन्न होंगी वो दो होंगी, एक प्राथमिक होगी जिसे ज्वार कहेंगे, वो तो उसकी दिशा तो पूर्व से पश्चिम तय है, लेकिन जो और उत्तर दक्षिण की ओर जो गति कर रहा है जल राशियाँ, जो लहरें इधर जा रही हैं और इधर जा रही हैं, भाई लहरें चारों तरफ उत्पन्न हुई हैं, जो उत्तर दक्षिण की ओर गति कर रही हैं उन्हें इन्होंने सेकेंडरी वेव कहा। ठीक है, और सेकेंडरी वेव प्राथमिक वेव से जाकर कहीं ना कहीं तो टकराएगी, वहीं डबल टाइड की स्थिति बनेगी। समझे? लगभग ऐसी ही मिली जुली बातें इन्होंने भी कही थी। स्थिर तरंग सिद्धांत दिया था आर ए हैरिस ने 1904 में, इन्होंने भी यही बात लगभग कही, बस स्थिर तरंग सिद्धांत इन्होंने दिया है तो ये सभी जलराशियों को एक जगह पे कहीं स्थिर कर रहे हैं। इनका कहना था कि सभी महासागर एक थाल के रूप में हैं और उस थाल में जो इनकी स्थलाकृति है, महासागरों की जो बनावट है, इन्होंने बताया कि एक थाल के रूप में ये महासागर स्थित हैं पृथ्वी पर। जैसे ये कोई कटोरा है या थाल है,
ये सब ये जलराशियों से भरा हुआ पूरा। और अब इन्होंने बताया कि जब इसमें किसी एक किनारे पर कोई बाहरी फोर्स लगा दिया जाए, कोई बाहरी बल लगा दिया जाए, जिससे कि इसमें तरंगें या लहरें उत्पन्न हो जाएं। अब वो बल चाहे नीचे से आप लगा दें, चाहे ऊपर से लगा दें। ऊपर से आप जल में अगर एक पत्थर भी फेंकते हैं तो लहर उत्पन्न होती है। तो जो तरंगें उत्पन्न होती हैं, लहरें भी बनती हैं, उन लहरों को इन्होंने ज्वार कहा। तो इस थाल के आकार के महासागरों में जो जलराशियाँ हैं, इसमें ज्वार कैसे उत्पन्न हो गया? यहाँ पे जब मून ने बाहरी फोर्स लगा दिया, बाहर से जो ताकत लगाया, इस नीचे से तो ताकत लगते हैं कभी कभी, जो प्लेट टेक्टोनिक घटनाएं होती हैं तो सुनामी की स्थिति बनती है। वो भी एक तरंग ही है, महासागरों में एक लहर ही है जो काफ़ी ऊंचाई को प्राप्त कर लेती है और विनाशक हो जाती है। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर एक ज्वार उत्पन्न होगा। ये पूर्व है। कुछ मान्यताएं इन्होंने पहले से ही मान लिया और जो कि सिद्धांतों में बताई गई हैं और एक्सप्लेनेशन में आपको पढ़ाया भी गया है टॉपिक में। इन्होंने कहा कि ज्वारीय तरंगें क्या होती हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर गति करती हैं। ये बात सत्य है, पूर्व से पश्चिम की ओर गति करती हैं। अब ये ज्वारीय तरंगें जो यहाँ उत्पन्न हुई है, पूर्व से पश्चिम की ओर गति करती हैं। यहाँ भी कोई स्थल भाग है और इस स्थल भाग से टकरा के ये किधर जा रही हैं? उत्तर और दक्षिण की ओर गति करेंगी। ठीक है, ये द्वितीयक तरंगें होंगी। और यही बात इन्होंने बताई। कुछ और जहाँ तक लगता है कि ये व्हेल का ही एक कॉपी किया गया सिद्धांत है, जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि सिद्धांत में कुछ तो चेंजिंग रहती है हमेशा ही। ठीक है, तो जो इन्होंने पूर्व से पश्चिम की ओर जो तरंग जा रही है, आप देख रहे हैं, इस तरंग को इन्होंने बताया कि ये ज्वारीय तरंग है और ये तरंगे पूर्व से पश्चिम गतिशील होंगी, क्योंकि जो बल लगा है इस पे, बाहरी बल जो लगा है चंद्रमा का, वो पूर्व दिशा में सबसे पहले लगेगा। ये भी आप ध्यान रखिए कि महासागरों में कभी भी यहाँ पे कोई महासागर है तो उस पर जो चंद्रमा का फोर्स लगेगा वो पूर्व से ही होगा। जैसे सूर्योदय हमेशा पूर्व में होता है। क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूर्णन कर रही है। तो जैसे सूर्योदय है वैसे सूर्य है, वैसे चंद्रमा की स्थिति है पृथ्वी के लिए। फर्क सिर्फ इतना है कि पृथ्वी तेजी से घूम रही है और चंद्रमा धीरे घूम रहा है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। इस वजह से आपको महसूस होगा या हमको महसूस होगा कि पृथ्वी पर पूर्व से ही चंद्रमा का उदय होता है। पृथ्वी पर पूर्व से ही चंद्रमा का उदय होता है, भले ही चंद्रमा भी उसी दिशा में गति कर रहा है। जैसे ये है पृथ्वी, तो यहाँ पे चंद्रमा है। ठीक है, अभी ध्यान से देखिएगा जब ग्लोब रुकेगा। ये पश्चिम से पूर्व जा रहा है और यहीं पे चंद्रमा। तो जो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होगा जब, और चंद्रमा यहाँ पे है, यानी मान लीजिए मेरा से फेस है, तो जब कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा तो वो मुझे नहीं देख रहा, लेकिन जब पृथ्वी थोड़ा सा पूर्व की ओर गई तो यहाँ खड़ा व्यक्ति मुझको देख लिया और बोला कि पूर्व में संजीत खड़े हैं। तो पूर्व में ही सबसे पहले ज्वार उत्पन्न होगा। और जब पूर्व में ज्वार उत्पन्न हुआ तो इसकी जो तरंगें हैं वो किधर जाएंगी? पश्चिम में ही जाएंगी। ये ज्वारीय तरंगें हैं। पश्चिम की ओर ये गति करेंगी। और यही बात इन्होंने अपने सिद्धांत में कही कि जब पश्चिम की ओर ये गति करती हुई जाएंगे तो किसी स्थल भाग से टकराएंगे और फिर इनकी एक शाखा क्या होगी? एक तरंग जो द्वितीयक तरंग के रूप में ऊपर उत्तर की ओर जाएगी और दक्षिण की ओर दूसरी द्वितीयक तरंगे गति करेंगी। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने स्थिर तरंग सिद्धांत आर्य हैरिस ने 1904 में प्रतिपादित किया। और इन्होंने ये कॉन्सेप्ट बताया कि कोई स्थल है जो कटोरे नुमा है और उसमें जल भरा हुआ है, जिसे महासागर कह दिया गया। अब इनका मतलब ये था कहने का कि प्रत्येक महासागर एक स्थिर भाग है, उस महासागर में कोई गति नहीं हो रही है, बल्कि बाहर से कोई फोर्स उस पर काम करता है और एक ज्वार तरंग उत्पन्न होती है। जो लहर उत्पन्न होगी उसे इन्होंने बताया कि यही है स्थिर तरंग। इनका कहना था कि ये तरंग यहाँ उत्पन्न होती है और यहाँ जाके समाप्त हो जाती है।
ये तरंगे स्थिर रहती हैं, तो यही है स्थिर तरंग सिद्धांत इनका। ठीक है, स्टेशनरी वेव थ्योरी। तो ये 3 सिद्धांत हैं जो मैंने आपसे चर्चा कर लिया है, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कभी भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, और यूजीसी में ये क्वेश्चंस मिलाने के लिए आए हुए थे, और यूजीसी भी कहीं ना कहीं एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन बनाता है सब्जेक्ट के रूप में ज्योग्राफी से, यूपीएससी के लेवल का, और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल और ना समझ में आने वाला ऐसा क्वेश्चन बनाता है जो कि बहुत ही मुश्किल से समझ में आए आपको। शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल करेगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है, शुद्ध हिंदी। यूपीएससी जैसे एग्ज़ामों में आपको हिंदी इंग्लिश एक ही ब्रैकेट में अंग्रेजी में शब्द दे दिया गया, वहाँ आप देख सकते हैं, लेकिन यूजीसी ब्रैकेट में भी अंग्रेजी के शब्दों में अंग्रेजी के जो वर्ड्स होते हैं उसको नहीं देता है, बल्कि हिंदी, और काफ़ी जटिल हिंदी होती है इसकी, क्योंकि एनटीए है, एजुकेशन रिलेटेड एग्ज़ाम है, तो वहाँ पे हिंदी का महत्व बहुत ज़्यादा है। और मिलाने के लिए क्वेश्चन दे दिया था, इसमें एक तरफ सिद्धांत दे दिया, दूसरी तरफ प्रतिपादक का नाम दे दिया है। एक पेपर मैंने देखा था पीजीटी का, उसमें लगभग में 10 से 12 क्वेश्चंस सिर्फ इसी से थे कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। ठीक है, अलग अलग समय पे ये क्वेश्चंस आए हुए थे पीजीटी के एग्ज़ाम में, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये ज्वार उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। बाकी आप जो 1 2 3 सिद्धांत और हों जो आपको लगे इम्पोर्टेंट है, आप किताबों में भी देखेंगे या क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते समय आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये बेहद इम्पोर्टेंट थे, इसलिए मैंने यहाँ पे इनको चर्चा किया। हालांकि आप, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग इसको महत्व देते हैं यूट्यूब पे, और क्लास में भी बहुत कम ही इन सिद्धांतों पे चर्चा की जाती है। नहीं तो फिर वही ज्वार उत्पत्ति, प्रकार और उसके महत्व पे अगर चर्चा कर लिया किसी ने तो कर लिया, नहीं तो 1-1.5 घंटे की क्लास में इस टॉपिक को समाप्त कर देते हैं। हालांकि आपको 3 सिद्धांत मैंने बता दिए हैं, आप इनको तैयार रखिए। अगर क्वेश्चन बना तो उसमें से अगर ये 1 या 2 भी आ गए हैं तो आप आराम से मिला के आंसर दे सकते हैं। वहाँ पे समझा दिया किसने क्या कहा है। अगर आंसर राइटिंग की बात आएगी तो वहाँ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों सिद्धांतों में आपको कौन सा सिद्धांत सबसे ज़्यादा प्रासंगिक लग रहा है? सबसे ज़्यादा प्रासंगिक और सही कौन सा सिद्धांत आपको प्रतीत हो रहा है? बातें तो तीनों सिद्धांतों में ऐसी कही गई हैं कि लग रहा है कि सब सही है, लग रहा है कि सब सही है, लेकिन इसमें जो गुरुत्वाकर्षण की बात कही गई, न्यूटन ने जो बात बताई, संतुलन सिद्धांत, ये बात सही है। बाकी दोनों सिद्धांतों में ये बात नहीं कही गई कि पृथ्वी पर जल कैसे टिका हुआ है, क्योंकि इसी संतुलन सिद्धांत के आधार पे इस टॉपिक्स को पढ़ा गया है, हम लोगों ने पढ़ा है, पूरा एक्सप्लेन किया गया है इसी टॉपिक को। सिर्फ चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल पे, और उसी की व्याख्या न्यूटन जी करते हैं अपने सिद्धांत में। तो इन सब में सबसे ज़्यादा प्रासंगिक और सही यही सिद्धांत लगता है। अगर कभी आंसर राइटिंग में आपको लिखना पड़े तो इन दोनों तीनों सिद्धांतों को लिख करके आप निष्कर्ष के तौर पे ये लिख सकते हैं कि न्यूटन का संतुलन सिद्धांत इन उपर्युक्त सभी सिद्धांतों में सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है, और इसी सिद्धांत के आधार पे इस विषय वस्तु की व्याख्या की गई है। ठीक है, तो इसे आप सिद्धांतों को नोट कर लीजिए। तो अब हम देख लेते हैं कि ज्वार का महत्व क्या है, ज्वार का हम अपने दैनिक जीवन में कैसे उपयोग कर रहे हैं, इस पे भी थोड़ी सी बात कर लिया जाए। क्योंकि इतना लंबा हमने क्लास किया है हम लोगों ने, तो अब ये जानना ज़रूरी है कि इसका महत्व आर्थिक रूप से भी है या नहीं है, सिर्फ ये आपदा ही है। तो इस पे हम देखते हैं जी, आप हेडिंग डाल लीजिएगा, ज्वार का महत्व। देखिए, पहला महत्व इसका जो है वो है रिवर टाइड। रिवर टाइड शब्द को आप समझिए नदी ज्वार। दरअसल ये नदी ज्वार क्या होता है,
देखिए जब ज्वार आता है महासागरों में तो उसकी जो लहरें होती हैं वो लहरें नदियों के मुहाने से होकर नदी के अंदर चली जाती हैं, और नदियों का जो मुहाना है वहाँ पे और थोड़ा सा अंदर जाने पर आपको जलस्तर जो है अचानक से ऊपर कर देती हैं, बढ़ा देती हैं ये। और जब जलस्तर ऊपर हो जाता है तो इसका फ़ायदा हम कैसे उठाते हैं। अब नदियों के मुहाने पर या नदी के अंदर कोई पत्तन हो तो वहाँ तक सामान्यतः तो जहाज़ें पहुँचने में दिक्कतें आएंगी, लेकिन जब ज्वार का जल वहाँ पहुँच जाता है तो उसी के सहारे जो समुद्रों से बड़ी बड़ी जहाज़ें नदी पत्तन पे जाकर रुकती हैं, उसी ज्वार के सहारे पहुँचा दी जाती हैं, और जब वो पीछे हटता है तो उसी के सहारे वापस आती है दूसरी जो जहाज़ होती है। तो एक तो फ़ायदा इसका ये है कि इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं नदी पत्तन तक पहुंचने के लिए, ठीक है, कि जब जलस्तर नदियों के मुहाने पर बढ़ता है तो फिर बड़ी बड़ी जहाज़ें उसमें आराम से जा सकती हैं और पत्तन पे जा करके वहीं रोक दी जाएंगी। दूसरी, अब इसका एक उदाहरण है, जैसे आप देखिए कलकत्ता में आप देखेंगे हल्दिया एक पोर्ट है जो कि नदी के मुहाने पर ही है, वहाँ पर इसका लाभ लिया जाता है। वहाँ पर उस नदी के मुहाने पर जब टाइड आता है तो फिर जलस्तर जब बढ़ता है तो बड़े बड़े जहाज़ हल्दिया पोर्ट पे रोके जाते हैं। एक और होता है टाइडल पोर्ट होता है एक, यानी ज्वारीय पत्तन। एक तो नदी ज्वार पत्तन हो गया, जैसे हल्दिया है वो है नदी ज्वार पत्तन, रिवराइन टाइडल पोर्ट, ठीक है। तो इसमें भी आप देखेंगे एक है नदी ज्वारनद मुख पत्तन, इसको आप सही नदी ज्वार पत्तन ऐसे लिखिए, ये समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। एक तो ये होता है, इसमें क्या है कि जो ज्वार है ये, इसका जो जल है, लहरें हैं, ये नदी के मुहाने से होकर अंदर जाती हैं और जलस्तर वहाँ पे बढ़ा देती हैं। एक होता है टाइडल पोर्ट, ठीक है, टाइडल पोर्ट होता है जो, ये इसमें नदी नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि ये नदी है, नदी के मुहाने नहीं होते हैं, यानी ज्वारीय पत्तन। इसमें क्या होता है कि कोई तट है, जैसे ये कोई तट है, अब यहाँ पर ये भारत का एक छोटा सा मैप है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ऐसे कटा छटा भाग है, आप यहाँ पे कांडला है, कांडला जो पत्तन है वो टाइडल पोर्ट है पूर्णतः, वो तट के किनारे थोड़ा सा अंदर की ओर एक ऐसा भूभाग होता है जो कटा हुआ है और जहाँ पर महासागर का जल सीधा पहुँच रहा हो। अब यहाँ पे जब ज्वार आता है तो इस पत्तन पे, इस पोर्ट का जो जलस्तर है वो बढ़ जाता है, तो यहाँ भी जो समुद्री जहाज़ हैं उनको, और पत्तन पर जो बड़े बड़े जहाज़ें पहले से रुकी रहती हैं, जलस्तर बढ़ते ही वो वहाँ से अपना सफ़र शुरू कर देती हैं उसी बढ़े हुए जलस्तर के माध्यम से, और दूसरी जहाज़ें आके वहाँ पे अपना लंगर डालती हैं। तो एक तो ये हो गया इसके महत्व में, टाइडल पोर्ट पे जहाज़ों का आना जाना जो है वो सुनिश्चित हो जाता है, और एक सही टाइम पे, चूँकि ज्वार का टाइम भी निर्धारित है, इतने समय बाद ये होगा, भाई एक टाइड का टाइम फिक्स है कि कितने समय में पृथ्वी मूवमेंट करेगी, कितने समय में चंद्रमा मूवमेंट कर रहा है, और इन्हीं सब के संयोग से जो ज्वार उत्पन्न हो रहा है उसकी तरंगों की क्या स्पीड है और वो कब तक पहुंचेंगी पोर्ट तक, इन सब का डाटा हमारे पास होता है, ठीक है। दूसरा महत्व क्या है इसका, दूसरा महत्व है कि जो, अब देखिए जो ज्वार की तरंगे और लहरें पत्तन पे पहुंची हैं अपना जल लेकर के, तो पत्तन प्राधिकरण के पास बहुत सारे कचड़े भी होते हैं, प्रदूषण भी होता है, नदी मुहाने पे बहुत प्रदूषण होता है, बहुत सारे नदी निक्षेप होते हैं। तो जब ये ज्वार का पानी ऊपर तक चढ़ गया तो जब फिर पीछे हटता है तो उन सभी प्रदूषण को अपने साथ लेकर आता है
और ला करके महासागरों के नितल में उसे जमा करता है, जिसे महासागरीय निक्षेप में आप लोग पढ़ेंगे। ये है समुद्र। कितना सहयोगपूर्ण रिश्ते हैं समुद्र का हमारे साथ, और हमारा कैसा रिश्ता है आप समझ रहे होंगे। तो दूसरा महत्व इसका ये है। तीसरे महत्व की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो इसका इम्पोर्टेंस है, जो सबसे ज़्यादा आज हमारी आवश्यकता भी है और ये दे भी रहा है, और वो है टाइडल एनर्जी। ठीक है, यानी ज्वारीय ऊर्जा। टाइडल एनर्जी कैसे प्राप्त करते हैं? सवाल ये बनता है कि टाइडल एनर्जी हम कैसे प्राप्त करते हैं। देखिए, ज्वार जो भी उत्पन्न होता है, ज्वारीय ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय ऊर्जा है जो कभी समाप्त नहीं होने वाली है। ठीक है, ये अक्षय ऊर्जा है जो कभी, जब तक समुद्र है तब तक ये ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। जब तक समुद्र है तब तक ये ऊर्जा हमें प्राप्त होगी, नवीकरणीय ऊर्जा। और इसीलिए आज समुद्रों पे ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं, क्योंकि स्थल पे जो ऊर्जा स्रोत हैं उनकी तो धज्जियाँ उड़ा चुके हैं मानो। अब बचा है महासागर ही, जिसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये नवीकरणीय ऊर्जा है। इसको प्राप्त कैसे करते हैं इस ऊर्जा को? महासागरों से, खासकर ज्वार जब आता है तो ज्वार से हम कैसे एनर्जी को प्राप्त करते हैं? तो होता क्या है कि जब ज्वार तट की ओर आगे बढ़ रहा है, तो अगर उस जिस तट से वो टकरा रहा है उसकी लहरें, ज्वारीय तरंगे किसी तट से टकराएंगे ज़रूर। तो जिस तट से ज्वारीय तरंगे टकरा रही हैं वो तट देखा जाएगा कि वो कितना स्ट्रांग है। अगर उसकी चट्टानें मजबूत हैं तो उन चट्टानों पे क्या करेंगे, एक दीवार बनाएंगे, और उस दीवार को इतना मजबूत बनाया जाएगा कि ये तरंगे आ करके टकराएं उससे। जैसे ये यहाँ से कोई ज्वार उत्पन्न हुई, ज्वार की तरंगे, और ऐसे ऐसे आ रही हैं, इस तट से टकरा रही हैं। जब तट से टकराती हैं तो क्या करती हैं, ऊपर उत्तर दक्षिण की ओर ही इनको जाना है द्वितीयक तरंग के रूप में। लेकिन हम क्या करते हैं, यहीं पर अगर ये देखते हैं कि इस तट की चट्टानें मजबूत हैं, तो यहाँ पे एक दीवार बना देते हैं। अब इस तट से टकरा करके दीवार से जब ये टकराएंगे, चूँकि खड़ी दीवार है, तो ज्वारीय तरंगे क्या होंगी, बहुत ऊपर तक उठेंगी उस दीवार के सहारे। और जैसे ये ऊपर उठेंगे तो फिर नीचे भी आना है, और जब ये नीचे आने लगी तो वहीं टरबाइन लगा के हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। हो गई ज्वारीय ऊर्जा। वर्तमान समय में ज्वारीय ऊर्जा फंडी की खाड़ी में नेचुरल तरीके से प्राप्त किया जा रहा है। वहाँ पर आपको दीवार नहीं मिल रही है। ठीक है, वर्तमान में जो इस ज्वारीय ऊर्जा को प्राप्त करने का केंद्र है, उसमें आप देखेंगे फंडी की खाड़ी, बे ऑफ फंडी। जो फंडी की खाड़ी है, यहाँ पर आप देखेंगे कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार उत्पन्न होता है। आप इसको कभी एग्जाम में पूछ सकता है फैक्ट के रूप में, तो लिख लीजिए विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार। मन में सवाल होगा कि ऐसा क्यों होता है। दरअसल होता ये है कि जो फंडी की खाड़ी है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कनाडा के पश्चिम में, पूर्व में अटलांटिक महासागर से संबंध रखती है। ठीक है, इसका ये लोकेशन है। इसकी जो संरचना है वो ऐसे बनी है, नहीं बहुत सकरी है, बहुत पतली सी खाड़ी है ये। और सकरी होने के कारण ढेर सारा जल जो है वो एक नाली में अगर उड़ेल दिया जाए तो क्या होगा, ये सकरी होने के कारण यहाँ पे ज्वार जो है वो ऊंचा हो जाता है। अगर ये थोड़ा सी और बड़ी होती तो ज्वार नीचे रहता, कम रहता। लेकिन यहाँ पे सबसे ऊंचा ज्वार आता है, तो इसकी विशेष बनावट, इसकी विशेष संरचना के कारण। और जितना हम दीवार बना के ज्वारीय तरंगों को ऊपर उठाते,
उससे कहीं ज़्यादा ऊपर ये ऑलरेडी हो गई हैं, तो यहाँ पे दीवार बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो फंडी की खाड़ी में एक एनर्जी सेंटर लगाया गया है इसका, जहाँ पे ज्वारीय ऊर्जा को प्राप्त किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा जो है वो है एक रॉस एस्चुरी। रॉस नदी है फ्रांस की उत्तरी भाग में उसके है रॉस एस्चुरी। वहाँ पर भी एस्चुरी में इस ऊर्जा को प्राप्त किया जा रहा है। ठीक है, आप लोकेशन देख लीजिएगा मैप में। फ्रांस के उत्तर में है। ठीक है, यहाँ भी उसी प्रक्रिया से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। और तीसरा है किसले की खाड़ी, जो रसिया में है। किसले की खाड़ी ये रूस में है। यहाँ भी उसी प्रक्रिया से ज्वार की उत्पत्ति हो रही है। ज्वार एनर्जी जो है, ज्वारीय ऊर्जा जो है, उसकी प्राप्ति हम कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे सेंटर हैं, छोटे छोटे प्लांट लगे हैं जहाँ से हम ज्वारीय ऊर्जा को प्राप्त कर रहे हैं। जैसे नोवा स्कोशिया के पश्चिमी तट पे एनापोलिस है, एक एनापोलिस रॉयल है, वहाँ पर प्राप्त किया जा रहा है। ऐसे सेहवा की खाड़ी है एक, आप देखेंगे सेहवा की खाड़ी, ये देखिए मैं इसको क्रम में कहीं नहीं लिख रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे सेंटर हैं जो आपको मिल जाएंगे। दक्षिण कोरिया में है इसकी स्थिति, आप ढूंढेंगे। ऊर्जा जब हम पढ़ाएंगे, एक चैप्टर होगा समुद्री संसाधन एवं उसका उपयोग। समुद्री संसाधन में ये सभी ऊर्जा संसाधन भी आएंगे और वहाँ पे हम इसकी मैपिंग कराएंगे आपको। यहाँ आप एग्जाम्पल के तौर पे कि कभी आंसर राइटिंग करने के लिए आ जाए तो आप नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में, क्योंकि बहुत ज्वलंत मुद्दा रहता है ये और नवीकरणीय ऊर्जा लगातार चर्चा में रहती है, इसलिए कभी लिखने को आ सकता है कि ज्वारीय ऊर्जा पे आप 150 या 200 शब्द लिखें। तो ज्वारीय ऊर्जा पे 1-2 एग्जाम्पल भी आपको देने होंगे, 3 एग्जाम्पल। तो ये 3 जो है ये बड़े बड़े सेंटर हैं, यहाँ पे सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादित की जा रही है। लेकिन कुछ छोटे सेंटर भी है, जैसे सेहवा की खाड़ी है दक्षिण कोरिया में, मैंने बताया। नोवा स्कोटिया के पश्चिमी तट पर मैंने आपको बताया एनापोलिस है। इसी तरीके से 6, 7, 8 सेंटर और हैं जहाँ से ज्वारीय ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है। तो ये आप लिख लीजिए। ये तो हो गया ज्वार का महत्व। ठीक है, कि हम उसका, और उनमें सबसे ज़्यादा महत्व जो उसका हमारे उपयोग में आ रहा है, उसके जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है वो है ऊर्जा के रूप में। क्योंकि महासागरीय में ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, लहर ऊर्जा, ये सारी जो ऊर्जा हैं, ये कैसी ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा है, जो कि कभी समाप्त नहीं होगी। जब तक समुद्र होगा तब तक ये ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। सूर्य, चांद और पृथ्वी के रहने तक हमें ये ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक है, तो अगर तकनीकी विकास और कुशल मानवीय ज्ञान के तहत हम इसका उत्पादन करें तो हमारी एनर्जी की आवश्यकताओं को ये पूरा कर सकती है। ठीक है, तो ज्वार भाटा से संबंधित लगभग सभी हिस्से को हमने कवर कर लिया है। एक छोटा सा 2-3 पॉइंट में आप ये बात जान लीजिए, कभी फैक्ट के रूप में यह आता है कि एक उच्च ज्वार के बाद दूसरा दैनिक उच्च ज्वार उसी पॉइंट पे कितने घंटे बाद आएगा। मैंने पहले बताया भी है कि 24 घंटे 50 या लगभग 52 मिनट के आसपास का समय होता है। कैसा होता है एक्सप्लेन मैंने किया है। दूसरा फैक्ट ये बनता है कि जो अर्ध दैनिक ज्वार है, एक उच्च ज्वार के बाद दूसरा जो दैनिक ज्वार आता है वो कितने घंटे बाद आता है? तो 12 घंटे 26 मिनट या 25 मिनट। क्यों? क्योंकि मैंने ए पॉइंट और बी पॉइंट करके कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि वो 12 घंटे पे रिटर्न होके चंद्रमा के सामने वो आ जाता है। कौन? बी पॉइंट। ठीक है, तीसरा है कि एक ज्वार, अब अगर दिन भर में 2 उच्च ज्वार आ रहे हैं, भाई एक बार फिर से आप समझ लीजिए, ये अर्थ है और यहाँ पर मून है। ठीक है, तो एक उच्च ज्वार यहाँ पे उत्पन्न हुआ मून के ट्रैक्शन फोर्स के कारण, और एक निम्न ज्वार यहाँ पे बनेगा। ठीक है,
ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो एक ज्वार यहाँ पे हुआ तो पृथ्वी ऐसे मूव कर रही है। इस ए पॉइंट ने इससे कहा चंद्रमा से कि तुम यहीं रुको, मैं अभी घूम के फिर आ रहा हूँ। चंद्रमा ने कहा ठीक है आओ। तो जब ये ए पॉइंट यहाँ से घूम करके फिर यहाँ पहुँचा तो हो गया समय कितना, 24 घंटे का, एक दिन हो गया। इसी दौरान चूंकि चंद्रमा भी क्या कर रहा है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो चंद्रमा एक महीने में एक चक्कर लगाएगा, तो जितने समय में पृथ्वी एक बार घूम के ए पॉइंट को यहाँ ले आई, उतने समय में चंद्रमा तो पृथ्वी का एक चक्कर लगा नहीं पाएगा। अगर चंद्रमा भी पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता तो उसी पॉइंट पे ज्वार बना ही रह जाता। तब तक चंद्रमा हुआ क्या, 24 घंटे में जब पृथ्वी थोड़ा घूमी तब तक चंद्रमा यहाँ आ गया था। क्यों? क्योंकि चंद्रमा को भी तो पृथ्वी की परिक्रमा करना है। तो अब ये पॉइंट यहाँ आकर के चंद्रमा को ढूंढ रहा है कि भाई इसी जगह पे मैं था कल, अभी चंद्रमा कहाँ गया। तभी पता चला कि चंद्रमा थोड़ा आगे बढ़ गया। तो अब पृथ्वी, अब इसको 50 मिनट क्या होगा, आगे बढ़ना पड़ेगा और ए पॉइंट को यहाँ आना पड़ेगा। अब यहाँ पे उच्च ज्वार उत्पन्न होगा। ठीक है, ये तो हो गई कहानी उसी पॉइंट पे एक दिन में ज्वार उत्पन्न होने की। दूसरा फैक्ट है कि एक दिन में 2 उच्च ज्वार उत्पन्न होगा, तो वो कितने घंटे के अंतराल पे होगा। तो बी पॉइंट चूंकि यहाँ पर है, ए पॉइंट को यहाँ पहुँचने में 24 घंटे 50 मिनट लगा, लेकिन बी पॉइंट को यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, आधा टाइम लगेगा, क्योंकि ये आधे हिस्से पर ही यहीं पे है इसके। तो इसको यहाँ तक घूम कर जाने में कितना समय लगेगा, 12 घंटे 26 मिनट का समय। ठीक है, तो अब जब एक ज्वार आता है तो उसी के पीछे दूसरा भाटा होता है, यानी एब होता है। ज्वार जो गिरता है, गिरने की प्रक्रिया ही भाटा है। तो अब बताइए कि अगर 24 घंटे में 2 ज्वार आ रहा है तो 2 भाटा भी आ रहा होगा। तो ये प्रोसेस कितने घंटे का होना चाहिए, 2 ज्वार 2 भाटा यानी 4 हो गए। और 24 घंटे में इनके बीच का अंतराल क्या होगा, 6 घंटे का, 6 घंटे 12 साढ़े 12 मिनट का। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में कभी कोई ये फैक्ट, कभी कभी क्या ज्वार भाटा से रिलेटेड ये मैक्सिमम बार पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। ठीक है, ये आपका ज्वार भाटा आज यहीं कंप्लीट होता है ये चैप्टर। और ये हमारा चौथा वीडियो है। देखिए 4 वीडियो में हमने एक चैप्टर पढ़ाया। इस बात को लेकर के आप टेंशन ना लें कि बहुत ज़्यादा मैं समय ले रहा हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर ये 30 मिनट 40 मिनट का वीडियो है और अगर इन चारों वीडियो का टाइम काउंट किया जाए तो मैक्सिमम 3 घंटे या 3.25 घंटे का समय ही लिया है मैंने आपसे। अब अगर एक वीडियो में ये सारे क्लासेज में कंक्लूड कर देता, एक वीडियो में ही रहता, तो 3 घंटे की वीडियो होती, जो कि आपके लिए काफ़ी मुश्किल भरा समय होता है कि 3 घंटे तक लगातार बैठ करके देखना और कॉन्सेप्ट को बिना भूले पहले मिनट से लेके और आखिरी मिनट तक याद रखना बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए हमने छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं ताकि आप बहुत आसानी से देखें और समझ सकें। तो अब हम जो चर्चा करेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन पे चर्चा कर लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न आए हुए हैं उनको मैंने इकट्ठा किया है, लिखा है सब। और चूँकि 10-12 प्रश्न हैं और याद रखना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए मैंने उनको थोड़ा सा नोट करके लिखा है। इसका पीडीएफ भी, क्वेश्चंस प्रश्नों का पीडीएफ भी आपको थोड़े समय के बाद मिलने लगेंगे। क्लास के नीचे ही लिंक में आपको पीडीएफ मिल जाया करेगा सॉल्व करने के लिए। और उसमें आपको नए प्रश्न भी दिए जाएंगे इस टॉपिक से, जो अभी तक बने नहीं हैं लेकिन बनने की पूरी संभावना से वो ग्रसित हैं। तो उन सारे प्रश्नों पर हम चर्चा कर लेंगे। एक क्वेश्चंस है जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में 1991 में आया हुआ था। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारक कौन से हैं। इसने पूछा था कि जो ज्वार भाटा होता है उसकी उत्पत्ति के लिए कौन से कारक रिस्पॉन्सिबल हैं। तो मैंने पहली क्लास में ही आपको बताया था कि सूर्य का कर्षण बल है, चंद्रमा का कर्षण बल है, अपकेंद्रीय बल है। ठीक है, और एक हमने और बताया था उभय गुरुत्व केंद्र की चर्चा हमने की थी। तो इसने ऑप्शन में
जो दिया है वो गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल से। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल का मतलब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण फोर्स जो कि महासागरों को बांध कर रखता है अपनी ओर, और अपकेंद्रीय बल जो उसे बाहर की ओर क्या करता है, क्षेपित करता है। एक ऑप्शन है पृथ्वी की घूर्णन गति सूर्य के प्रभाव से। तो ये सब के सब अपने आप में एक फैक्टर हैं, और ये क्वेश्चंस आया हुआ है, आप ध्यान में रखिएगा। आईएएस प्रीलिम्स 2015 में एक प्रश्न बना था, यही सेम क्वेश्चंस रिपीट कर दिया था उसने कि ज्वार भाटा उत्पत्ति के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं, और ऑप्शन में था सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। ये तीनों कारक हमने आपको बताया है, ये तीन के तीनों सही होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आईएएस प्री 1998 में आया हुआ था कि लघु ज्वार भाटाओं के समय, ध्यान में रहे लघु ज्वार भाटा की बात ये कर रहा है, उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर, ठीक है, तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। ये बात तो वही कही, बस स्टेटमेंट को इधर से उधर पलट दिया। इसने कहा उच्च ज्वार जो है वो निम्न ज्वार से उच्च होगा थोड़ा सा, निम्नतर, और निम्न ज्वार जो है वो सामान्य से उच्चतर होता है। एक होता है सामान्य ज्वार जो हमने आपको बताया था मीडियम में जो टाइड होता है, उसकी बात की थी। ये कथन सही है, आप भी देखेंगे, ये मैंने पढ़ा दिया है कि जो उच्च ज्वार आता है वो सामान्य ज्वार से क्या होगा, सामान्य से निम्नतर होता है, और निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। ठीक है, दूसरा कारण जो दिया था इसने कि लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर, पूर्ण चंद्र मतलब पूर्णिमा, ठीक है, के स्थान पर नौ चंद्र के समय होता है। ऐसी तो कोई बात मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, ये गलत होगा। इसमें पहला स्टेटमेंट सही है। आईएएस प्री 1999 में एक क्वेश्चन पूछा था कि रेखा चित्र एक बनाया था, मैं आपको बना दे रहा हूँ। ये सूर्य बनाया था इसने, ठीक है। अब इसकी जो गति कर रही है ये अर्थ है, ऐसे मूव कर रही है अर्थ, ठीक है। और अर्थ की जो परिक्रमा है वो कौन कर रहा है, मून कर रहा है। ये यहाँ पे जब मून यहाँ पर है, तो यहाँ ज्वार होगा। जब मून यहाँ पर है तो यहाँ भी ज्वार उत्पन्न होना चाहिए। जब मून यहाँ पर है तो यहाँ और उच्च ज्वार होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य का भी कर्षण बल यहाँ पे कार्य कर रहा है, और जब मून यहाँ पर होगा तो भी उच्च ज्वार उत्पन्न होगा। आप देखें कि जब भी मून की स्थिति आती है, मैंने एक क्वाड्रेचर पढ़ाया था आपको, चतुर्थांश, तो जब चंद्रमा इस स्थिति में होगा ये, तो इस दौरान कैसा ज्वार उत्पन्न होगा, निम्न ज्वार, क्योंकि ये चतुर्थांश की स्थिति है। ये सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा ये ऐसे बन रहा है, ये क्या है 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं यहाँ पर, तो इस समय क्वाड्रेचर की स्थिति होगी और लघु ज्वार उत्पन्न होगा, लो टाइड। क्वेश्चन क्या पूछा था, ये चित्र बना के दिया उसने, और इसको M2, ठीक है, और M4, M1, इसे M4 कहा, इसे M1 और इसे M2, ठीक है। और पूछा क्या है, पूछा है कि समुद्र ज्वार की ऊंचाई अधिकतम होगी। इन चार स्थितियां इसने दी, पहली स्थिति M1 की, दूसरी M2 की, तीसरी M3 की और चौथी M4 की। और इसने कहा कि इसमें से सबसे उच्च ज्वार कब आएगा, सबसे ऊंचा ज्वार कब आएगा।
तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब क्वाड्रेचर की स्थिति होगी, चतुर्थांश की स्थिति होगी, तो उस समय निम्न ज्वार होगा। और चतुर्थांश में निम्न ज्वार हो रहा है, यहाँ भी निम्न ज्वार होगा, यहाँ से भी निम्न ज्वार उत्पन्न होगा, तो M1 M2 तो वैसे ही कैंसिल होगा, क्योंकि सबसे ऊंचे ज्वार की बात कर रहा है। फिर बचता है, जब M1 M2 कैंसिल हो गया तो बचता कौन है, M3 M4। इसको मिटा के ही आप समझिए इसको। ये अब मैंने आपको जो सिजगी का पोजीशन बताया था, वो पोजीशन आपको यहाँ दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं। ये सिजगी में क्या होता है, एक तो ये हो गया कि ये तीन के तीनों सीधी रेखा में हैं, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य। यहाँ पर ये तो हो जाएगा कौन सी अवस्था, अमावस्या की कंडीशन, कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो तो उच्च ज्वार आएगा। सिजगी में दो कंडीशन मैंने बताया था कि दो स्थितियां होंगी, एक तो ये हो गया, दूसरा स्थिति जो है यहाँ से इस चंद्रमा को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी M4 को हटा दिया जाए, तो अब बीच में पृथ्वी हो गई और अब भी उच्च ज्वार आएगा, लेकिन और तीन के तीनों क्या होंगे, एक सीधी रेखा में होंगे। ये भी सिजगी की अवस्था है। इन दोनों में मैंने आपको बताया था कि कब सब इन दोनों की अगर तुलना की जाए तो कब ऊंचा ज्वार आएगा, ज़्यादा ऊंचा कौन होगा, तो ज़्यादा ऊंचा ज्वार कब होगा, जब सूर्य और चंद्रमा एक तरफ हो जाएं और पृथ्वी बेचारी एक तरफ हो जाए। तो M4 का कंडीशन ये पूरा फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। M4 के समय आंसर जो इसका था M4 अमावस्या होगा, इस समय सबसे ऊंचा ज्वार होगा, यहाँ तक कि इससे भी ऊंचा, ये पूर्णिमा की स्थिति होगी, इससे भी ऊंचा ज्वार M4 के समय आएगा, और यही इसमें आंसर था। ठीक है, बृहद ज्वार आता है, एक क्वेश्चन PCS प्रीलिम्स 1999 में पूछा गया था। बृहद ज्वार कब आता है, जब ऑप्शन देखिए, जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। और ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे आपको इसका जवाब मिल गया कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा यानी सिजगी की स्थिति में हो तो उच्च ज्वार आएगा। बृहद ज्वार इसी को बोलते हैं। ठीक है, BPSC प्रीलिम्स 2005 में क्वेश्चन इससे था कि महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे होती हैं, इसने पूछा था। ठीक है, ऊंची जल तरंगे, तो आपको पता है कि सूर्य तो बहुत दूर है, वो उतना ऊंचा नहीं। अगर सूर्य और चंद्रमा दोनों दे दिया जाए तो कर्षण बल दोनों का कार्य कर रहा है पृथ्वी पर ज्वार उत्पत्ति के लिए, लेकिन इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो चंद्रमा पे हम टिक करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन में चंद्रमा है, चंद्रमा को सही माना गया। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न थे 6-7 जो IAS PCS एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, UGC में भी इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक क्वेश्चन जो मैंने आपको पहला बताया था कि ज्वार भाटा किसके कारण आता है, ये क्वेश्चन UGC नेट JRF में भी आया हुआ था, और भी 2-3 प्रश्न आए हुए हैं इससे। तो क्वेश्चंस को आप भी इस टॉपिक से अब आप किसी भी माध्यम से क्वेश्चन को हल करने का प्रयास कीजिए, जो भी प्रैक्टिस सेट हो आपके पास, ज्वार भाटा से रिलेटेड क्वेश्चंस कीजिए। ठीक है, और अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट में उसको पिन करिए, अगले क्लास में हम उसे फिर से आपको समझा देंगे। ये क्लास ज्वार भाटा की कंप्लीट आज हो गई है, और अब हमारी जो अगली क्लास होगी वो सी लेवल चेंज पे क्लास होगी। ठीक है, समुद्र तल परिवर्तन पे, इन समुद्रों का तल कैसे चेंज हो रहा है, और उसी में हम बात करेंगे कि जो हिमानीकरण हुआ था, हिमयुग आया, फिर ग्लेशिएशन, डीग्लेशिएशन हुआ, इन सब पे बात करेंगे। और वर्तमान में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ये किस हिमानीकरण का परिणाम है, इन सब पे हम बातें सी लेवल चेंज वाली क्लास में यानी अगली क्लास में करेंगे। तब तक आप लोग इसे देखिए और क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। जिन टॉपिक्स को हमने बता दिया है उनको आप बाकायदा कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाइए और उनसे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर कोई समस्या आती है उस टॉपिक में तो आप उसी चैप्टर पे, उसी क्लास में आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं कमेंट देख करके आपको वो क्लियर